गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुडविल चैप्टर में दो सब टॉपिक्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें से वैल्यूएशन का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो चुकी है। मैंने आपसे बोला था कि एक बार मैं चेक कर लूंगा, कोई पॉइंट छूटा होगा तो हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है। इनफैक्ट अगर आप एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने काफी टेक्निकल पॉइंट्स देखे हैं, डेप्रिसिएशन का रिवर्स कैलकुलेशन देखा है, रिपेयर्स का ट्रीटमेंट देखा है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स देखे हैं, जबकि एग्जाम में काफी सिंपल एडजस्टमेंट्स पूछे जाते हैं। तो आप अगर एग्जाम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे 100% बन जाएंगे। आज वाली क्लास में नया डिस्कशन, नया चैप्टर स्टार्ट करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उससे पहले होमवर्क क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट क्लास में दिए थे 3, उनका डिस्कशन भी कर लेते हैं, क्योंकि 2 में तो रिवर्स कैलकुलेशन है, कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना था आपको, हो सकता है वो आपसे ना बना हो, और एक में 3 मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना था। तो वो तीनों क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नए चैप्टर की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे 6 सालों के प्रॉफिट लॉस गिवन है और हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तो नहीं बोलना चाहिए इसको, क्योंकि कोई भी टेक्निकल एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। हर मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना था। यहाँ पे कुल मिला के 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तीनों मेथड्स कवर हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेशन की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 15%, 30,000 रुपए आ गया। देन उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जितने भी प्रॉफिट्स गिवन है, 20,000, 60,000, देन माइनस 10,000 क्योंकि 10,000 रुपए का लॉस है, देन 60, 50, 72, 60, 50, 72, 6 सालों का प्रॉफिट लॉस ले लिया, डिवाइडेड बाय 6 कर दिया। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। 20 प्लस 60 80, 80 माइनस 10 70, 70 60 130, 180, 252, 2,52,000 डिवाइडेड बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 412, 42,000। 42,000 रुपए हम कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000 रुपए, तो देखा जाए तो हम 12,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। 42,000 माइनस 30,000, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब देखते हैं किस किस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट है 42,000 इंटू 4, 1,68,000। ये फर्स्ट मेथड से गुडविल की वैल्यू आ गई। फिर लिखा हुआ है 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है 12,000 रुपए, 12,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आ जाएगा 48,000। ये सेकेंड मेथड से गुडविल की वैल्यू आ गई। और लास्ट मेथड लिखी हुई है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, 12,000 मल्टीप्लाई बाय, अब कैपिटलाइजेशन करना है तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, इनटू करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 15 से, ये आ जाएगा 8, 80,000 रुपए। तीनों मेथड से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फर्स्ट मेथड से आंसर आ रहा है 168, सेकंड से 48 और थर्ड से 80,000। ये बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपसे बन गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में टेक्निकल पॉइंट कुछ भी नहीं था, सिर्फ तीनों मेथड्स एक साथ थी, इसीलिए थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, दैट्स इट। अब ये फर्स्ट हो गया। देन बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31 की। ये क्वेश्चन नंबर 30 था। 31 में देखिए लिखा हुआ है, कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड इफ गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड on the basis of 2.5 years purchase with an average profit of rupees 1,20,000 is rupees 1,31,250 considering market rate of return 15%। ध्यान से समझिएगा बात को, यहाँ पे जो फिगर्स गिवन है वो क्या है ये समझ में आनी चाहिए बात। लिखा हुआ है हमको कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना है, ईयर ऑफ परचेज है 2.5 इयर्स, तो मतलब ये कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है 1,20,000 रुपए, हमारी इनकम 1,20,000 है
और 131,250 जो है ये गुडविल की वैल्यू है। अगर आप सेंटेंस को प्रॉपरली पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि गुडविल की वैल्यू 1,31,250 रुपए है। अब 1,31,250 ये गुडविल है, इसको डिवाइड कर देंगे 2.5 से तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी तो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को कंपेयर करके हम नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो दिमाग में ये आना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए किस प्रॉफिट का कैलकुलेट करना जरूरी है। नॉर्मल प्रॉफिट इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखिए जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट आता है। मतलब कि कहीं ना कहीं कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कैलकुलेशन है वो नॉर्मल प्रॉफिट से निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट से नहीं निकलेगा, सुपर प्रॉफिट से नहीं निकलेगा। जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन होगा रिवर्स अगर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे गुडविल गिवन है 131,250, 1,31,250, इसको डिवाइड कर देंगे 2.5 से तो ये आ जाएगा 125, 62, 50, 52,500, 52,500 रुपए। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। इसी को 2.5 से मल्टीप्लाई करके हमने गुडविल की वैल्यू निकाली थी 1,31,250। अब ये सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,20,000, ये हम कमा रहे हैं और ये हम इतना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो बाकी पब्लिक कितना कमा रही है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 रुपए माइनस 52,500, 67,500, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब इतना तो सब कमा लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 15%। 15% के रेट से पूरी पब्लिक 67,500 कमा लेती है और हम कमाते हैं 1,20,000 रुपए। इसीलिए हमारा सुपर प्रॉफिट आया था 52,500, जिसके बेसिस पे गुडविल का वैल्यूएशन किया था 1,31,250। खैर हम 67,500 तक पहुंच गए हैं। अब ये जो 67,500 है ये वैसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर वहां पे मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे। या फिर इस तरह से बात करें कि देखिए 3 प्रॉफिट्स हैं, इस बात को समझिएगा ध्यान से। एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो तो सुपर प्रॉफिट आता है। इन तीनों को कैपिटलाइज जब हम करते हैं तो क्या निकलता है वो देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो डायरेक्ट गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा फर्म में पैसा लगा हुआ है वो कैलकुलेट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो इसके लिए हमने टेक्निकल टर्म पढ़ा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो देखिए तीनों को कैपिटलाइज करने से क्या आ रहा है ये आपको समझ में आनी चाहिए बात। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है। इसीलिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं तो भी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। सुपर प्रॉफिट से ही गुडविल का कैलकुलेशन हो रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो कुल मिला के अगर हम प्रॉफिट्स का डिफरेंस निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं तो गुडविल का कैलकुलेशन हो जाता है। तो कुल मिला के 3 प्रॉफिट्स हैं तो तीनों के कैपिटलाइजेशन से क्या निकलेगा ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हमको इतना तो मालूम ही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना है तो 67,500 को कैपिटलाइज कर देते हैं इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 475, 4,50,000। 4,50,000 रुपए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है उस पे 15% के रेट से बाकी पब्लिक 67,500 कमा रही है और हम कमा रहे हैं 1,20,000 रुपए। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 31 ये भी आपसे बन गया होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को हटाता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में हमको कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना है और नॉर्मल प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करना है। अब मुद्दे की बात यह है कि जब हम रिवर्सल करते हैं तो सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आएगी, नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यूज पूछ ली गई हैं, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है। दोनों में से एक भी कैलकुलेट हो जाए तो दूसरे का कैलकुलेशन बहुत ईजी है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो गिवन है। तो यहाँ पे देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% गिवन है, फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट्स 15 के 19,500, 16 38,000, 17 56,000 और 18 का 80,000 रुपए। कंसिडर प्रॉफिट्स ऑफ ओनली 3 years फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। हमने ये देखा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है तो जितने ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होता है सबको ले लिया जाता है एवरेज के कैलकुलेशन में। यहाँ पे 3 सालों का ही प्रॉफिट लेना है, ठीक है, 3 सालों का प्रॉफिट लेंगे और फिर वैल्यू ऑफ गुडविल गिवन है 3 lakhs। अब क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये जो गुडविल का कैलकुलेशन हुआ है 3 लाख रुपए, ये किस मेथड से हुआ है, लेकिन ईयर ऑफ परचेज गिवन नहीं है, तो इसीलिए सुपर प्रॉफिट और जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसको नहीं मानेंगे। मतलब ये है कि उसमें तो ईयर ऑफ परचेज चाहिए तो उनको इग्नोर करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन किया गया होगा ऐसा ही एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन है उस पे बेस्ड अगर बात करें तो कैपिटलाइजेशन मेथड ही पॉसिबल है। एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में तो हमको ईयर ऑफ परचेज चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 38,000, देन 56,000 एंड 80,000। 2015 का जो प्रॉफिट था वो हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि 3 सालों का प्रॉफिट ही लेना है तो लेटेस्ट 3 years लेंगे। 38 प्लस 56 प्लस 80, 136, 166, 1,74,000, 1,74,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, 5, 15, 58,000। ऑन एन एवरेज हर साल हम 58,000 रुपए कमाते हैं। एक फिगर पता चल गया। अब क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू भी गिवन है, गुडविल की वैल्यू है 3 लाख रुपए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पे गुडविल है 3 लाख रुपए और इस गुडविल का कैलकुलेशन कैसे हुआ है, कैपिटलाइजेशन मेथड से हुआ है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में किस फिगर को कैपिटलाइज करते हैं तो गुडविल आ जाती है, वो है सुपर प्रॉफिट। तो अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दें तो हम सुपर प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो तो गुडविल आती है, तो गुडविल को अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा। और वही चीज हम करने वाले हैं, यहाँ पे इंटू कर देते हैं 8%। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 24,000। सोच के देखिए जरा, सुपर प्रॉफिट हमारा 24,000 रुपए था, हमने इसी को कैपिटलाइज किया होगा, इन 200 डिवाइड बाय 8 किया होगा, तब जाके गुडविल की वैल्यू आई 3 लाख रुपए। तो हम मल्टीप्लाई करके 8% से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर ही सकते हैं। वैसे भी मैंने अभी अभी आपको बताया कि 3 प्रॉफिट्स हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कनेक्टेड है गुडविल से, एवरेज प्रॉफिट कनेक्टेड है कैपिटलाइज्ड वैल्यू से और नॉर्मल प्रॉफिट कनेक्टेड है कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो किसको कब कैपिटलाइज करना है और किसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कौन सा प्रॉफिट आएगा, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और उसी की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। सुपर प्रॉफिट 24,000 आ गया, हमारा प्रॉफिट 58 है, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल आएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 24 है, एवरेज प्रॉफिट 58,000, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसको रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 34,000। अब एक आंसर ये हो गया, 34,000 नॉर्मल प्रॉफिट है। अब इसी को कैपिटलाइज कर दे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था, अगर आपको सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आई हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 34,000 को कैपिटलाइज करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ जाएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व करते हैं, 8 4 32 20 2 16 40
4250 इंटू 100 ये आ जाएगा 4,25,000 रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू 4,25,000 रुपए और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 34,000 रुपए। ये दोनों आंसर सही हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है। हमने क्या किया, गुडविल को मल्टीप्लाई किया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो सुपर प्रॉफिट आ गया। क्योंकि हम हमेशा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते आए हैं और गुडविल की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, इसीलिए हमने वही तरीका अपनाया, क्योंकि ये हमारा जनरल रूट है। लेकिन एक और रूट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दें, 58,000 को कैपिटलाइज कर दें, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू और गुडविल को कंपेयर करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन हो जाएगा। उस कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है। करके देख लेते हैं। इनफैक्ट 58,000 है इंटू 100 डिवाइड बाय 8। अब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 7 56 20 16 7,25,000 7,25,000 रुपए। अब देखिए 7,25,000 रुपए क्या है। 7,25,000 रुपए कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। अगर गुडविल के कैलकुलेशन की बात करें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं तो गुडविल आ जाएगी। तो यहाँ पे 7,25,000 है, 7,25,000 में से क्या माइनस करेंगे तो 3 लाख आएगा, 4,25,000। 4,25,000 कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे भी निकला है और इन दोनों का डिफरेंस है, ये भी समझ में आ रहा है। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है 4,25,000 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8% से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके थे, लेकिन हमने सुपर प्रॉफिट से चलना बेहतर समझा, क्योंकि मैंने बोला ना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जो है वो हमारा जनरल रूट है। हम कभी भी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है हमको प्रॉपर्ली ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन इजी लगता है, इसीलिए गुडविल को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके सुपर प्रॉफिट पहले निकाल लिया। खैर चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। अब देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवा दूं कि जब हमने चेंज इन पीएसआर का डिस्कशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि चेंज इन पीएसआर जो चैप्टर है वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तीनों में काम आता है। गुडविल के लिए भी मैंने ये बात बोली थी कि गुडविल का वैल्यूएशन हो या फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो, ये कहीं ना कहीं बेस प्रोवाइड कर रहा है आने वाले 3 चैप्टर्स के लिए। एडमिशन में भी गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, रिटायरमेंट में भी गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, चेंज इन पीएसआर में भी गुडविल का एडजस्टमेंट होता है और डेथ के केस में भी इसका एडजस्टमेंट होता है। तो कुल मिला के जिस तरह से हमने वो चैप्टर डिस्कस किया था चेंज इन पीएसआर, जिसमें एडमिशन के अलग क्वेश्चंस थे, रिटायरमेंट के अलग क्वेश्चंस थे, हम कर तो वही रहे थे, रेशियो का कैलकुलेशन, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, लेकिन देखा जाए तो अलग अलग चैप्टर्स में कर रहे थे। एडमिशन के केस में अलग, रिटायरमेंट में अलग, डेथ में अलग, और सिंपली चेंज इन पीएसआर था तो वो अलग। वैसे ही गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एडमिशन में अलग होगा, रिटायरमेंट में अलग होगा, डेथ के केस में अलग होगा, और अगर चेंज इन पीएसआर है मतलब कि सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, ना तो कोई एडमिट हुआ है, ना ही कोई रिटायर हुआ है और ना ही किसी पार्टनर की डेथ हुई है, तो भी ऐसे केस में अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना मतलब क्या? तो देखिए जब हमने गुडविल का डिस्कशन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि उनको एक बेस वैल्यू चाहिए जिस पर बेस्ड वो ट्रांजैक्शन कर सके, मतलब जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन किया जा सके। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 और फिर लिखा हुआ है डी एडमिट हो रहा है 1/10 शेयर के लिए। अभी जो 1/10 शेयर डी ले रहा है वो या तो ए से ले रहा होगा या बी से या सी से या किन्हीं 2 से या फिर तीनों से ले रहा होगा। तो कुल मिला के डी का जो ये शेयर है 1/10 वो किसी न किसी पार्टनर ने तो सैक्रिफाइस किया होगा, या तो एक ने किया होगा या दोनों ने किया होगा या फिर तीनों ने मिलकर किया होगा। कुल मिला के जिसने भी ये सैक्रिफाइस किया है, मान लेते हैं ये सैक्रिफाइस ए ने किया है,
ए से 1/10 शेयर जो है वो डी ने खरीद लिया, तो डी ने खरीदा है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो बदले में कौन किसको पैसे देगा? डी पेमेंट करेगा ए को, क्योंकि बी और सी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फ्यूचर में अगर किसी का कोई लॉस होगा तो वो ए का लॉस होगा। ए जितना प्रॉफिट कमा सकता था उससे कम कमा पाएगा, क्योंकि 1/10 शेयर तो उसने डी को दे दिया। तो ऐसे केस में 1/10 शेयर के बदले में कुछ तो पैसे चार्ज करेगा, और उसी के कैलकुलेशन के लिए हमने गुडविल की वैल्यू निकाली है। गुडविल वो बेस है जिसके बेसिस पर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने वाला है। और मेरे ख्याल से अब आपको गुडविल का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा होगा। वैसे भी ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस किया था, लेकिन आज स्पेसिफिकली जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगे उसकी बात करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखिए, यहां पे गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। सपोज गुडविल की वैल्यू है 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए ये गुडविल की वैल्यू कहां से आई? अभी अभी हमने सीखा, एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, सुपर प्रॉफिट मेथड हो सकता है, या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से ये गुडविल की वैल्यू निकाली गई होगी। अब जैसे भी निकाली गई है, हमको इस चैप्टर में अब गुडविल का कैलकुलेशन नहीं देखना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम सीख चुके हैं, फर्स्ट सब टॉपिक में सीख चुके हैं। ये सेकंड सब टॉपिक चल रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे आपको गुडविल की वैल्यू जो है वो दी जाएगी। उस गुडविल का करना क्या है ये सोचना है। 60,000 रुपए फर्म की टोटल गुडविल है। क्या फर्म की टोटल गुडविल डी जो है वो ए को पे करेगा? नहीं, क्योंकि डी जो है वो फर्म का 1/10 शेयर खरीद रहा है। सोच के देखिए, यहाँ पे डी का शेयर 1/10 है, वो पूरा बिजनेस तो खरीद नहीं रहा है। जबकि ये जो गुडविल का कैलकुलेशन हुआ है वो एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे हुआ है। हर मेथड में एवरेज प्रॉफिट तो हमको कैलकुलेट करना ही पड़ता है। तो ऐसे केस में जो ये गुडविल का कैलकुलेशन हुआ है ये ओवरऑल फर्म के एंगल से हुआ है। ये पूरी फर्म की गुडविल है 60,000 रुपए, जबकि ये पूरी फर्म का 1/10 शेयर खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है? ए से। तो इस 60,000 रुपए का पूरा पेमेंट ए को नहीं करना पड़ेगा, 60,000 रुपए का 1/10 पेमेंट ही डी को करना पड़ेगा ए को। मतलब कि 60,000 इंटू 1/10, 6,000 रुपए। डी जो है वो ए को 6,000 रुपए देगा। मतलब ये कि डी जो है वो कैपिटल तो बिजनेस में लाएगा ही लाएगा, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो वो कैपिटल तो लेके आता ही है, लेकिन कैपिटल वो ला रहा है बिजनेस के लिए। वो ए के लिए कितना अमाउंट लेके आएगा? 6,000 रुपए। अब सपोज उसकी कैपिटल 50,000 रुपए है, ये 50,000 रुपए उसकी कैपिटल है। ये कैसे डिसाइड होगा? वो तो डिसाइड होगा कि फर्म में कितने असेट्स हैं और वो कितने शेयर के लिए आ रहा है। तो फर्म में जितने भी असेट्स होंगे उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि डी को 50,000 रुपए लाने पड़ेंगे। तो वो 50,000 रुपए तो आए फर्म में, लेकिन ए को क्या मिला? ए को 6,000 रुपए मिलेंगे। ये 6,000 रुपए डी को अलग से लाने पड़ेंगे। मतलब कि 56,000 टोटल उसको फर्म में लेके आने पड़ेंगे। 50,000 फर्म में कैपिटल की तरह रह जाएंगे और 6,000 रुपए ए को मिल जाएंगे। अब चाहे 6,000 रुपए ए फर्म से विड्रॉ करके घर लेके चला जाए अमाउंट, या फिर वो फर्म में ही रहने दे, क्योंकि जनरली क्या होता है कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट होगा। तो ऐसे केस में ए के कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसको विड्रॉ करना होगा तो वो कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है। अब मुद्दा ये है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात नहीं करेगा, उसमें आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। तो जैसे एडमिशन का क्वेश्चन है तो एडमिशन के एंगल से जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। मतलब नया पार्टनर आया तो नया पार्टनर कैपिटल भी लाया, गुडविल भी लाया, तो कैपिटल की भी एंट्री होगी, गुडविल की भी एंट्री होगी। सिर्फ गुडविल का एडजस्टमेंट हो ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आप ऐसा मान सकते हैं कि इस चैप्टर के साथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के साथ, हम थोड़ा थोड़ा एडमिशन का डिस्कशन भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिटायरमेंट का डिस्कशन भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा डेथ का डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन इन चैप्टर्स को फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसी क्वेश्चन में अगर हमसे बोला जाए कि जर्नल एंट्रीज पास करके बताइए, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जर्नल एंट्रीज या फिर लेजर्स। तो ऐसे केस में इस चैप्टर में तो हमको जर्नल एंट्रीज ही सीखनी है। तो यहाँ पे डी के एडमिशन के टाइम पे कौन सी स्पेशल जर्नल एंट्रीज पास होंगी? पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। ऑब्वियसली नया पार्टनर आएगा तो पैसे लेकर आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए
60,000 रुपए जो है ये फर्म की टोटल गुडविल है, लेकिन डी को अमाउंट कितना लाना है 6,000 रुपए। इस 6,000 रुपए को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल वो अमाउंट है जो कैश में लाना है नए पार्टनर को गुडविल के लिए। तो वो टोटल गुडविल तो लाएगा नहीं कैश में, वो तो अपना शेयर लाएगा, इसीलिए उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोल रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि कैपिटल का फिगर 50,000 रुपए है, तो 50,000 रुपए कैपिटल के लाएगा, 6,000 रुपए गुडविल के लाएगा, कुल मिला के 56,000 वो फर्म में लेकर आएगा। मेरे ख्याल से इस एंट्री का लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। फर्म में कैश आ गया 56,000, फर्म का असेट बढ़ गया, लेकिन असेट के साथ साथ अब वो कैपिटल है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी फर्म की। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल ये भी फर्म की जो लायबिलिटी है, क्योंकि 6,000 रुपए देखे जाए तो ये 6,000 रुपए फर्म के तो है नहीं, ये तो अल्टीमेटली हमको किसको देने पड़ेंगे, ए को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी रूल वही लगेगा, 6,000 रुपए भी लायबिलिटी है, 50,000 रुपए भी लायबिलिटी है। इनफैक्ट अगर हम स्टार्टिंग से देखें, जब हमने 11th में जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन किया था, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ करता था। तो इसकी क्या एंट्री होती थी, कैश टू कैपिटल। तो कैश टू कैपिटल जैसे ही तो एंट्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नाम लिख रहे हैं डीज कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस है, तो एक कैपिटल अकाउंट तो होगा नहीं, सबका अलग अलग कैपिटल अकाउंट होगा, इसीलिए ये एंट्री पास होगी। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए आया है, ये आया है ए के लिए, तो ये ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, 6,000 रुपए पूरे पूरे ए को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से ये दोनों ट्रांजैक्शंस आपको समझ में आ रहे होंगे। और सिर्फ ए को ही अमाउंट क्यों मिला, क्योंकि सेक्रीफाइस करने वाला सिर्फ ए है, बी और सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, इनका तो शेयर उतना ही है जितना पहले था, तो इनका कोई लॉस नहीं होने वाला है फ्यूचर में, ए का फ्यूचर में लॉस होने वाला है, इसीलिए आज प्रॉफिट भी ए का ही हुआ। देखा जाए तो ये पैसे हमने ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो ए का कैपिटल बैलेंस बढ़ गया, और बढ़ना चाहिए भी, क्योंकि फ्यूचर में इसका लॉस होने वाला है। जो भी प्रॉफिट ये कमा पाता उसका 1/10 अब कम कमा पाएगा, क्योंकि 1/10 शेयर इसने बेच दिया है डी को। तो मेरे ख्याल से ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ रहा होगा जो ए और डी के बीच में हुआ। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता था क्या कि डी घर जाके ए को 5,000 रुपए दे के आ जाए, सॉरी 6,000 रुपए दे के आ जाए, बिल्कुल हो सकता था। जो डी है वो बिजनेस में आ रहा है, 50,000 रुपए तो उसको बिजनेस में देने ही पड़ेंगे कैपिटल के, लेकिन 6,000 रुपए के लिए डी ने बोला कि यार तुमको 6,000 रुपए चाहिए ना, मैं तुमसे 1/10 शेयर खरीद रहा हूं, मैं तुमको प्राइवेटली पे कर दूंगा। तो अगर वो प्राइवेटली पेमेंट के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे केस में डी जो है वो पर्सनली घर जाके ए को अमाउंट देके आ जाएगा 6,000 रुपए, तो वो अमाउंट बिजनेस में दिखेगा ही नहीं। फिर एंट्री सिर्फ इतनी पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। अलग से प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे फर्म में, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा फर्म में आया ही नहीं। लेकिन होता इन जनरल ये है कि क्योंकि ये दोनों ही बिजनेस में पार्टनर्स हैं, फर्म में पार्टनर्स हैं, तो जो भी ट्रांजैक्शंस इनके बीच में होगा वो फर्म के थ्रू ही रूट होगा, इसीलिए पैसा पहले फर्म में आया और फिर फर्म ने ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही ये पैसा ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, क्या ये पैसा बिजनेस से विड्रॉ हो गया क्या? बिजनेस से विड्रॉ नहीं हुआ है, ए का कैपिटल बैलेंस बढ़ गया। अब ए को उस बढ़े हुए कैपिटल पे बढ़ा हुआ इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये पैसा अभी भी बिजनेस में ही है, विड्रॉ नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये पैसा ए ने विड्रॉ कर दिया, तो फिर यहाँ पे ड्राइंग की अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन है तो बड़ी इलॉजिकल सी सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर उसको पैसे विड्रॉ करने ही थे तो वो प्राइवेटली ले लेता डायरेक्ट डी से जाके अमाउंट, उसको यहाँ पे फर्म से एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत थी? पहले फर्म में पैसा आया, फिर उसके कैपिटल अकाउंट में गया, फिर कैपिटल अकाउंट से बाहर चला गया बिजनेस से, मतलब ड्राइंग्स के थ्रू आउट हो गया। तो ऐसा करने का सेंस क्या निकला? ज्यादा सही तो ये होता कि डी प्राइवेटली जाके ए को पैसे दे देता। लेकिन ये ट्रांजैक्शन फर्म के थ्रू इसीलिए होता है क्योंकि इन जनरल ये जो पैसा है जो अब ए का हो चुका है 6,000 रुपए, वो ए को बिजनेस में ही रखना है, बिजनेस में ही रिटेन करेगा, तो उस पैसे पे उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि क्यों ये ट्रांजैक्शन फर्म से रूट किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल प्योरली दो पार्टनर्स के आपस की बात है, दो या फिर दो से ज्यादा। लेकिन देखा जाए तो इस ट्रांजैक्शन को फर्म से रूट किया जाता है
ताकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहली बात तो उसका इफेक्ट दिखे, दूसरा ये कि वो पैसा जो है वो फर्म में ही रह जाएगा, तो कैपिटल बैलेंस बढ़ जाएगा उस पार्टनर का जिसने सेक्रीफाइस किया है, वो ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमा पाएगा। फिर भी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने पैसे विड्रॉ कर दिए हैं, तो फिर यहाँ पे ड्रॉइंग्स की एंट्री अलग से पास करनी ही पड़ेगी। हो सकता है आधा पैसा विड्रॉ कर दे, जैसे 6,000 रुपए लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है 50% अमाउंट इमीडिएटली विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब जिसने शेयर सेक्रीफाइस किया है उसने आधा पैसा इमीडिएटली विड्रॉ कर दिया है, तो आधे अमाउंट की एंट्री हो जाएगी, 3,000 रुपए की ड्रॉइंग्स की एंट्री हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये ट्रीटमेंट आपको समझ में आ रहा होगा। कुल मिला के हमने एडमिशन के केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का डिस्कशन किया। अब खास बात यह है कि यहाँ पे पैसे केवल ए को ही मिले हैं, जबकि यहाँ पे बी को भी अमाउंट मिल सकता था, सी को भी अमाउंट मिल सकता था। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल का शेयर मिलेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी गुडविल की वैल्यू है 6,000 रुपए, प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू, तो मेरे ख्याल से ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। 60,000 रुपए गुडविल की वैल्यू है, 6,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू है। तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, वो हमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उनके ओल्ड रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब यहां पे तो हमने केवल ए को ही दिया क्योंकि ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा था, लेकिन अगर ये तीनों सेक्रीफाइस कर रहे होते तो ये अमाउंट उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बट जाता। ये बात मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाऊंगा अभी, लेकिन आपको ये थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन इसीलिए हमने पहले सीख लिया है क्योंकि वो पूरा चैप्टर यहाँ पे आपको काम आने वाला है। न्यू रेशियो का कैलकुलेशन भी काम आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी कैलकुलेशन काम आएगा, रिटायरमेंट के क्वेश्चंस करेंगे तो गेनिंग रेशियो भी काम में आएगा। तो कुल मिला के ओवरऑल चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर यहाँ पे काम आएगा और साथ साथ गुडविल की जर्नल एंट्रीज भी सीखनी है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, हो सकता है फर्स्ट एग्जांपल के बाद ये चैप्टर आपको इजी लग रहा हो, लेकिन ये चैप्टर उतना इजी है नहीं क्योंकि रेशियोज का टेक्निकल डिस्कशन नहीं किया है हमने, और कई बार गुडविल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इनसफिशिएंट होती है, तो ज्यादा एंट्रीज पास करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें उससे पहले बेसिक डिस्कशन समझ में आ जाना चाहिए। सपोज 3 पार्टनर्स है ए बी सी, जिनका रेशियो है 8:7:5, और नया पार्टनर है डी जो एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। अब इसका 1/5 शेयर जो है, पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ ए ने शेयर सेक्रीफाइस किया था, यहां पे लिखा हुआ है ए सेक्रीफाइस्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर फॉर डी। रिमेनिंग शेयर was acquired from B। 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला तो A ने अपने शेयर का 1/5 शेयर सेक्रीफाइस किया है और बाकी शेयर खरीदा है D ने B से। C ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, A ने सेक्रीफाइस किया है और B ने सेक्रीफाइस किया है। और ऐसे केस में गुडविल की वैल्यू दी गई है, गुडविल इज इक्वल्स टू 90,000। और इसके अलावा डी कैपिटल का कितना अमाउंट लेके आ रहा है, लिखा हुआ है डी ब्रिंग्स 60,000 फॉर कैपिटल, मतलब कैपिटल के 60,000 रुपए ला रहा है और इसके अलावा गुडविल का अपना शेयर तो लाएगा ही लाएगा। अब हमको ये तो मालूम है कि डी 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, तो 1/5 शेयर ही लेकर आएगा। 90,000 का 1/5 करेंगे तो 18,000 रुपए होगा, तो 18,000 रुपए डी को लाने पड़ेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन मुद्दा है इस 18,000 रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे 18,000 रुपए ए को और बी को मिला के मिलने हैं, लेकिन ए को कितना अमाउंट मिलना चाहिए और बी को कितना अमाउंट मिलना चाहिए, उसका कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है
कि ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो जैसे ही ए 1/5 शेयर डी को देगा, डी का काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। भले यहाँ पे डी का शेयर 1/5 दिख रहा है, लेकिन ये ओवरऑल फर्म का 1/5 है, लेकिन ए जो दे रहा है वो अपने शेयर का 1/5 डी को दे रहा है। ये समझने वाली बात है। तो कुल मिला के यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। ए का शेयर पहले था 8/20, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, ये हो जाएगा 8/100। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2/25, मतलब कुल मिला के 2/25 ये सेक्रीफाइस है ए का। तो ए को 2/25 के बदले का अमाउंट ही मिलना चाहिए, मतलब कि जितना 2/25 के लिए जरूरी है उतना ही अमाउंट ए को मिलेगा। पूरा 18,000 रुपए ए को नहीं मिलेगा। यही खास बात है, यही समझना है कि जो 18,000 रुपए नया पार्टनर ला रहा है। अब फिर से बता दूं आपको कि इस क्वेश्चन में इजीली समझ में आ रहा है कि जो नया पार्टनर है वो 18,000 रुपए लाएगा, क्योंकि उसका शेयर गिवन है 1/5। कई बार तो ऐसा होता है कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है वो शेयर ही गिवन नहीं होता है, तो डी कितना अमाउंट लेके आएगा वो ही पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हर चीज को ध्यान से समझना जरूरी है। हमने 18,000 रुपए निकाल लिया, नया पार्टनर अपना शेयर लेकर आएगा गुडविल का, जिसको बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन वो अमाउंट ए और बी में किस तरह से बटेगा ये समझने वाली बात है। तो हमने ए का सेक्रीफाइस निकाल लिया। अब हम बी का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? डी को टोटल शेयर चाहिए 1/5, 1/5 में से 2/25 मिल चुका है, तो 1/5 में से 2/25 माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 25, 5 - 2, 3/25। दोनों का सेक्रीफाइस पता चल गया। ए ने सेक्रीफाइस किया 2/25, बी ने सेक्रीफाइस किया 3/25। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो रेशियो है 2:3। पर क्या हमको क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है क्या? बिल्कुल नहीं। हमें क्वेश्चन में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। हमने तो रेशियो ऐसे ही निकाल लिया है। अब ये रेशियो किस काम आएगा वो समझिएगा। जो 18,000 रुपए की गुडविल डी लेकर आ रहा है वो अमाउंट ए और बी को 2:3 में डिवाइड करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम आ रहा है। कई बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी काम नहीं आता, या फिर ये बोलूं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अलग अलग केसेस होने की वजह से ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। फिलहाल हमने जो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है वो क्यों निकाला है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब हम देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर को इग्नोर करके गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब ये कि सबसे पहली एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट, 60,000 रुपए तो कैपिटल के लाने पड़ेंगे डी को, और 90,000 का 1/5 शेयर 18,000 रुपए ये गुडविल के लिए अमाउंट लाना पड़ेगा। तो कुल मिला के कैश आएगा फर्म में 78,000 टू डीज कैपिटल। डी के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट जाएगा 60,000 रुपए, और प्रीमियम फॉर गुडविल में अमाउंट जाएगा 18,000 रुपए। अब 18,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। ये अमाउंट जो है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होना है। सेकेंड एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब जो बातें मैं बोल रहा हूं अगर आपने ध्यान से सुनी तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे प्रॉपरली बनने लग जाएगा। और अगर नहीं सुनी और ये बातें नहीं समझ में आई तो हर क्वेश्चन में हम अलग दिमाग लगाते हैं, उसका रीजन आपको कभी नहीं समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में जो कर रहे हैं अगले क्वेश्चन में वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगले क्वेश्चन में जो कर रहे होंगे वैसी बात हमने इस क्वेश्चन में क्यों नहीं की, ये सारी बातें समझ में ही नहीं आएंगी। इसीलिए बेसिक बात को समझ जाइए। प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 रुपए यहाँ पे डेबिट होगा।
ए और बी में ये 18,000 रुपए जब हम बांटेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि गुडविल जो है, गुडविल का अमाउंट लाया है नए पार्टनर ने, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए ये पैसा नहीं आया है। सी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ए और बी पार्टिसिपेट करेंगे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब ऐसे केस में इस 18,000 रुपए को जब हम बांटेंगे तो 2/5 करें कि 2/25 करें, ये सोचने वाली बात है। हम 18,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम 2:3 रेशियो लगाएंगे, मतलब कि 2/5 और 3/5। सेक्रीफाइस देखा जाए तो 2/25 है और 3/25 है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 है। 2:3 में डायरेक्ट 18,000 रुपए को डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर 18,000 इंटू 2/25 किया फिर इंटू 3/25 किया तो 18,000 पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो 5 है ही नहीं। तो इसीलिए ए को जो अमाउंट मिलेगा और बी को जो अमाउंट मिलेगा उनका टोटल अगर करेंगे तो वो 18,000 नहीं होगा। तो बाकी बचा हुआ पैसा कहां जाएगा, मतलब वो कैलकुलेशन बिल्कुल गलत होगा। यहां पे 18,000 इंटू 2/5 ये आ जाएगा 7,200। यहाँ पे 18,000 इंटू 3/5 ये आ जाएगा 10,800 रुपए। तो कुल मिला के 7,200 रुपए मिलेंगे ए को, 10,800 रुपए मिलेंगे बी को। 18,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ पे 2:3 ये रेशियो काम आया कि उनका सेक्रीफाइस काम आया, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो काम आया। सेक्रीफाइसिंग जो सेक्रीफाइस होता है उसका डिनोमिनेटर इग्नोर कर दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लेकिन कौन सी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रीमियम फॉर गुडविल का, जो नया पार्टनर शेयर लेके आया था उसका। अब इसी चीज को समझने का एक और तरीका है, अगर हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज नहीं करना है, और जो तरीका मैं अब बता रहा हूं ये मुझे हर सिचुएशन के लिए सूटेबल मेथड लगता है कि हम इस तरह से सोचें, हर पार्टनर इंडिविजुअल है। ए ने सेक्रीफाइस किया 2/25। अब ए को इस बात से मतलब नहीं है कि गेन कौन कर रहा है, ए ने सेक्रीफाइस किया है 2/25। तो ए ये बोल सकता है कि अगर मैंने पूरी फर्म में 2/25 सेक्रीफाइस किया है तो मुझे पूरी गुडविल का 90,000 रुपए का 2/25 मिलना चाहिए। अब जरा 90,000 रुपए का 2/25 करके देखते हैं कितना आता है। 90,000 इंटू 2/25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7,200 वापस। तो ये फिर से 7,200 आ गया 90,000 रुपए से। बिल्कुल 90,000 रुपए से भी 7,200 आ सकता है, लेकिन जब हम सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में डिफरेंस समझिए। अगर हमने नए पार्टनर का शेयर निकाल लिया है गुडविल का तो हमें सेक्रीफाइस से मतलब नहीं है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मतलब है। लेकिन अगर हमने नए पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाला है, हमारे पास सिर्फ सेक्रीफाइस अवेलेबल है, तो हम सेक्रीफाइस को डायरेक्ट फर्म की टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हर पार्टनर के बारे में हम इंडिविजुअली सोच सकते हैं। ए ने सोचा कि मैंने 2/25 सेक्रीफाइस किया है ना, तो बेस फिगर क्या है 90,000 रुपए। मुझे 90,000 रुपए का 2/25 चाहिए। अब चाहे मेरे शेयर को जो भी गेन करे, मुझे तो 90,000 का 2/25 चाहिए। बी भी वैसे ही सोचेगा, 90,000 का 3/25 चाहिए। 3/25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 रुपए आ जाएगा। मतलब कि 7,200 और 10,800 जो हमने पहले कैलकुलेशन किया 2:3 के रेशियो में डिवाइड करके, इसका एक और तरीका है कैलकुलेशन का। यदि हम फर्म की टोटल गुडविल देख रहे हैं तो हमें सेक्रीफाइस, पूरे सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हम नए पार्टनर का शेयर देख रहे हैं 18,000 रुपए, तो फिर हमें डिनोमिनेटर को इग्नोर करना है, सिर्फ 2:3 2/5 और 3/5 इस रेशियो में उस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड कर देना है। तो ये दोनों बातें हम क्यों सीख रहे हैं, दोनों बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप का एग्जाम में आ जाएगा ये मैं भी नहीं जानता, और हो सकता है कि ये सारी बातें पता होने की वजह से आप एग्जाम में अपना टाइम बचा लें, अदरवाइज टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल के रख लेते हैं, न्यू रेशियो भी निकाल के रख लेते हैं, हर चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हमको पास करनी है केवल जर्नल एंट्रीज। और मेरा मानना यह है कि क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतना ही टू द पॉइंट आंसर देना चाहिए, इससे हमारा टाइम बचता है।
कई बार ऐसा होगा कि किसी एक पार्टनर का सेक्रीफाइस पता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं मालूम है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? एक पार्टनर का सेक्रीफाइस पता है ना, उस सेक्रीफाइस को अगर गुडविल, टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई कर ले तो उस पार्टनर को कितना पैसा मिलना चाहिए ये पता चल जाएगा। और अगर एक पार्टनर का पता चल गया तो दूसरे पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर में भी तो पता लगाया जा सकता है। तो कौन सा कैलकुलेशन कब काम आ जाएगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और यहां पे फिलहाल मैंने दो ब्रॉड इंपॉर्टेंट मेथड्स बता दी हैं। एक ये कि अगर नए पार्टनर का शेयर आपने निकाल लिया है गुडविल का तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करना है, और अगर आपने नए पार्टनर का शेयर नहीं निकाला है या फिर ओवरऑल गुडविल के एंगल से आप सोच रहे हैं तो सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से नहीं। मतलब 90,000 रुपए को अगर आप 2:3 में बांटेंगे तो अमाउंट बहुत ज्यादा आएगा। 90,000 रुपए को 2/25 से मल्टीप्लाई करना है और 3/25 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करना है, नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को इग्नोर करके। ये छोटी छोटी बातें आप कहीं नोट करते जाइए या फिर दिमाग में ही नोट करते जाइए, क्योंकि जब ये काम आएंगी तो इस तरह से काम आएंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज हमको इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी थी। खैर, इस क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, इसको क्विकली देख लीजिए फिर आगे की बात करते हैं। अब देखिए, जो कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इस पर्टिकुलर एग्जांपल से वो कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, बात आपको समझ में आ जाएगी कि हमको हर अलग क्वेश्चन में अलग सिचुएशन मिलेगी और कई बार पूरा क्वेश्चन रेशियो के एंगल से सॉल्व करना पड़ जाए वो जरूरी नहीं है। हम गुडविल का कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जो पर्टिकुलरली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर चाहिए होता है वो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो सपोज लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, यहां पे ए का शेयर है 3 और बी का शेयर है 2, 3/5 2/5। फिर लिखा हुआ है सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, C is admitted as a new partner. He brings 30,000 for capital and his share of goodwill. His share of goodwill rupees 12,000 इन कैश। 12,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, 30,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है, कुल मिला के 42,000 रुपए वो फर्म में लेके आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। अब ए के लिए लिखा हुआ है ए सैक्रिफाइस्ड 1/4 of his share for C, 1/4 of his share for C। और यहां पे फर्म्स गुडविल गिवन है 60,000 रुपए। फर्म्स गुडविल है 60,000 रुपए और ये जो नया पार्टनर ला रहा है वो 12,000 रुपए लेके आ रहा है। अब अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो हमको हर चीज इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए, क्या यहाँ पे ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होंगे? क्या बिल्कुल दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, क्योंकि ए ने अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाइस किया है सी के लिए। लेकिन क्या उसके 1/4 सेक्रीफाइस करने के बाद सी का शेयर कंप्लीट हो जाएगा? क्या नहीं होगा। पहली बात तो सी का शेयर क्या है क्वेश्चन में यही गिवन नहीं है। अब वो तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। 30,000 रुपए कैपिटल के लिए ला रहा है, 12,000 रुपए गुडविल के लिए ला रहा है, तो पहली एंट्री तो इजीली पास हो जाएगी। कर लेते हैं पहली एंट्री पास। कैश अकाउंट डेबिट 12 + 30 42,000 टू सीज कैपिटल 30,000 रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 रुपए। देन प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करना है। अब
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000, और ये पैसा ए में भी जाएगा, ए और बी में दोनों में बंटना है ये अमाउंट। तो ऐसे केस में उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो हमें नहीं मालूम है। फर्म की गुडविल 60,000 रुपए है, तो 60,000 रुपए से नए पार्टनर का शेयर निकाल लेते, लेकिन वो 12,000 रुपए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो 12,000 और 60,000 को देख के क्या हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? खैर उसकी बात बाद में करते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया। अब देखिएगा, ए का शेयर है 3/5, 3/5 का 1/4 ए ने सैक्रिफाइस किया, मतलब कि 3/20। अब हमारे पास ए का सैक्रिफाइस अवेलेबल है। ए का सैक्रिफाइस पता करने से क्या हासिल हो जाएगा? ए का सैक्रिफाइस पता है, भले सैक्रिफाइसिंग रेशो मालूम नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास इंडिविजुअली किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस अवेलेबल है तो हम ये निकाल सकते हैं कि गुडविल का कितना अमाउंट उसको मिलना चाहिए था। ए ने सैक्रिफाइस किया है 3/20, तो पूरी गुडविल का यहाँ पे 12,000 रुपए वो लेके आ रहा है, 12,000 रुपए भी अवेलेबल है, 60,000 रुपए भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए 12,000 रुपए को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फर्म की टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं 3/20 को। यही चीज मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लास्ट एग्जांपल में, कि अगर हमारे पास इंडिविजुअली किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस अवेलेबल है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में हम उस सैक्रिफाइस को फर्म की टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करके ये निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट उस पार्टनर को कितना मिलेगा। तो यहां पे हम निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 3,000 इंटू 3 करेंगे तो 9,000 रुपए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 9,000 रुपए ए को मिलने चाहिए। अब बी ने कितना सैक्रिफाइस किया मालूम ही नहीं है, लेकिन 12,000 रुपए अगर नया पार्टनर लेके आ रहा है, उसमें से ए को 9,000 रुपए मिलने हैं, तो बी को 3,000 रुपए ही मिलेंगे, अदरवाइज एंट्री टैली ही नहीं होगी। तो क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो गया। टू एज कैपिटल 9,000, टू बीज कैपिटल 3,000। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस मेथड में सबसे कम टाइम लगे हमको वो मेथड बननी चाहिए, और हर सिचुएशन में मेथड चेंज हो जाएगी। इसीलिए ब्रॉडर सेंस में समझिएगा इस चैप्टर को। यहाँ पे हमने ए का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिया, हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना नहीं है, हमको न्यू रेशियो भी नहीं निकालना है, तो हम ज्यादा डिटेल में ये क्यों सोचे कि ए ने सैक्रिफाइस किया तो बी ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा, क्योंकि बी का सैक्रिफाइस भी तब पता चलेगा जब सी का न्यू शेयर पता हो, न्यू रेशियो पता हो। सी कितने शेयर के लिए आया है ये पता ही नहीं है। अगर हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इन सब में टाइम लगेगा। करके देख लेते हैं। यहाँ पे सी एडमिट हुआ है, नया पार्टनर 12,000 रुपए गुडविल के लेकर आया है, तो अगर 60,000 रुपए में से वो 12,000 रुपए लेकर आया है, तो क्या हम उसका शेयर पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ये फर्म की गुडविल, ये उसका शेयर ऑफ गुडविल, तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, 12,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल डिवाइडेड बाय फर्म की टोटल गुडविल है 60,000 रुपए, 60 में से 12 लाया है, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/5, मतलब कि सी का शेयर है 1/5। सी का शेयर पता चल गया 1/5, और 3/20 ए ने दिया है, तो माइनस करके बी का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। 1/5 माइनस 3/20, इसको सॉल्व करते हैं। 20 आ गया, 5 4 4 माइनस 3 1/20। तो ए ने सैक्रिफाइस किया 3/20, बी ने सैक्रिफाइस किया 1/20। अब अगर हमको इस 12,000 रुपए को डिवाइड करना है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो देखना चाहिए कि सैक्रिफाइस देखना चाहिए? सैक्रिफाइस नहीं देखना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो है 3:1। 12,000 रुपए को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 9,000 और 3,000। अब देखिए 9,000 और 3,000 तक पहुंचने का जो ये दूसरा तरीका था, ये ज्यादा अच्छा तरीका नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, कभी किसी सिचुएशन में इस मेथड की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हमने ए का शेयर ऑफ गुडविल 9,000 रुपए निकाल लिया होता, तो ना तो हमें सी का शेयर पता करना पड़ता 1/5,
जो अपने आप में थोड़ा सा टेक्निकल लगा होगा। और उसके बाद बी का फिर सेक्रीफाइस भी नहीं निकालना पड़ता, ना सेक्रीफाइस निकालना पड़ता बी का, ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता, डायरेक्ट आंसर आ जाता 9000 और 3000। देखिए क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा जाए, न्यू रेशियो पूछा जाए तो हम वो चीजें करें ना। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है और हम इतने सारे कैलकुलेशन करते चले जाएंगे तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। खैर इस एग्जांपल को भी नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का बेसिक डिस्कशन आज वाली क्लास में हमने किया। एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में भी डिस्कशन होना है, डेथ के केस में भी होना है, और अगर सिंपली चेंज इन पीएसआर है तो ऐसे केस में भी गुडविल का एडजस्टमेंट डिस्कस करना है। तो हर तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि गुडविल के ट्रीटमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे टेक्निकल एडमिशन के केस में ही होते हैं। इसीलिए एडमिशन वाले केसेस पे ही ज्यादा फोकस रहेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट एडमिशन वाले केसेस ही हैं। रिटायरमेंट कंपैरेटिवली इजी है, डेथ और रिटायरमेंट तो सेम ही है। सिंपली चेंज इन पीएसआर वाला क्वेश्चन होगा तो भी सिंपल ही होगा, सिर्फ एडमिशन वाले क्वेश्चंस में ही दिक्कत आती है। इसीलिए एडमिशन वाले क्वेश्चंस जो आज वाली क्लास से हमने चालू किए हैं इनका डिस्कशन प्रॉपर्ली कर लेते हैं। अगर ये समझ में आ गए, इन पे ग्रिप बन गया, तो रिटायरमेंट और डेथ और चेंज इन पीएसआर आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। और फिर हम नया चैप्टर, अपना मेन चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।